आपको लगता है कि आप इन्वेंटिव हैं, अपनी लेबोरेटरी में रात तक काम कर रहे हैं, नीला चमकता इलेक्ट्रिक करंट, मशीन्स की हमिंग, अजीब बिखरे बाल, एक सफेद कोट पहने, पागलों वाली हंसी के साथ। क्या बस इसी चीज की जरूरत होती है? आज हम देखेंगे कुछ सबसे अच्छे, कुछ खराब और अजीबो-गरीब इन्वेंशंस हिस्ट्री में पीछे जाकर, और सीखेंगे कि कैसे हम बने एक ग्रेट इन्वेंटर अपने कल को बनाने के लिए और साथ में प्रॉफिट्स भी कमाने के लिए। दुनिया की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, सच में बहुत ज्यादा बड़ी। तो चलिए सभी बोरिंग चीजों को छोड़कर सीधे आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं कुछ सरप्राइजिंग, कुछ फनी, कुछ डरावनी और कभी कभी अजीब लेकिन सच्ची कहानियां कि आखिर अतीत में लोग क्या क्या करते थे और आप सब भी ये कैसे कर सकते हैं। ये है हिस्ट्री, द इंटरेस्टिंग बिट्स। देखो भाई, जीनियस 1% इंस्पिरेशन है और 99% हार्ड वर्क। मैं नहीं कह रहा, थॉमस एडिसन के शब्द हैं। तो 1% से शुरू करें। 1862 मिशिगन। इन्वेंशन की पूरी हिस्ट्री ही अलग होती अगर ये तेजी से आ रही ट्रेन नहीं होती। ये 3 साल का बच्चा जिमी है, एक अनजान, पूरी तरह से लापरवाह स्टेशन मास्टर का बेटा। और ये तेज दिमाग हीरो 15 साल का थॉमस अल्वा एडिसन है। यहां से हीरो बनने की कहानी की शुरुआत होती है। स्टेशन मास्टर एडिसन का एहसानमंद था कि उसने उसे मॉर्स कोड सिखाने की पेशकश की। एडिसन ये सुनकर खो गए और टेलीग्राफ को बताया, अब तक की सबसे बढ़िया चीज। तो यहां से शुरू होता है दुनिया के सबसे जाने माने इन्वेंटर का करियर। एडिसन मुझे लगता है कि शुरू से ही एक इन्वेंटर थे, क्योंकि वो बचपन से ही हाइपर एक्टिव थे। इतने हाइपर एक्टिव थे कि उनकी माँ ने स्कूल से निकालकर घर पर ही एजुकेशन दी। मेरे ख्याल से वहीं उन्होंने सेल्फ लर्निंग के बहुत सारे स्किल सीखे और बहुत ही ज्यादा फोकस्ड तरीके से पढ़ाया गया था। एडिसन की तकदीर सही जगह पर सही समय पर तय थी, मगर कभी कभार गलत जगह पर सही समय पर होना भी उतना ही फायदेमंद होता है। सैमुअल मॉर्स, जिनके कम्युनिकेशन सिस्टम से एडिसन इतने इंस्पायर हुए जबकि वो एक इन्वेंटर भी नहीं थे, वो एक पोर्ट्रेट पेंटर थे। सन 1825 में न्यूयॉर्क शहर में मॉर्स को रेवोल्यूशनरी वॉर के हीरो मार्की डे लाफायेट की पेंटिंग बनाने के लिए कहा। और मॉर्स अपने काम में खोए हुए थे तब उनके पिता का एक जरूरी खत आया जिसमें लिखा था, तुम्हारी वाइफ की मृत्यु हो गई है। लेटर को मॉर्स तक पहुंचने में कई दिन लग गए थे और जब तक वो घर पहुंचे तब तक उनकी पत्नी के लास्ट राइट्स हो चुके थे। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उनकी वाइफ की डेथ ने उनके इन्वेंटिव दिमाग को कितना इंस्पायर किया, मगर 7 साल बाद उन्होंने सिंपल डॉट एंड डैश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए एक तेज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बना लिया। 24 मई सन 1844 को मॉर्स ने वॉशिंगटन डीसी से बाल्टीमोर पहला मैसेज भेजा, जो होली बाइबल से एक लाइन थी जो उन्हें पैटेंट कमिश्नर की बेटी ने सुझाई थी। वो लाइन थी, ईश्वर ने क्या सोच रखा है। दरअसल मॉर्स ने अपनी मैग्नेटिक टेलीग्राफ कंपनी बना ली जो पूरे यूएसए में फैल गई और इससे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में एक क्रांति आ गई। फॉर्चुनेटली हमें इंस्पिरेशन पाने के लिए हमेशा किसी ट्रेजेडी की जरूरत नहीं होती। कभी कभी जो हो सकता था उसका सिर्फ ख्याल ही काफी होता है। अलेक्जेंडर माइल्स 19वीं सदी के सबसे कामयाब अफ्रीकी अमेरिकी बिजनेसमैन में से एक थे। इतने सक्सेसफुल कि डुलूथ मिनेसोटा में उनकी खुद की अपार्टमेंट बिल्डिंग थी, लेकिन बिल्डिंग के डिजाइन में गड़बड़ी थी। उसकी लिफ्ट के दरवाजे यूजर को खुद ही ऑपरेट करने होते थे, यहां तक कि उसकी छोटी बेटी को भी। अगर वो ठीक से बंद नहीं होते तो कोई और खाली शाफ्ट से नीचे गिर सकता था। ये बिजनेस के लिए सही नहीं होता और खासकर उसकी बेटी के लिए। तो 1857 में माइल्स ने एक ऐसा लिफ्ट का दरवाजा इन्वेंट किया जो ऑटोमेटिकली खुलता और बंद होता था, सिर्फ एक बटन को दबाने से, बस इस पर कोई च्युइंगम ना चिपकी हो। इस उम्मीद में कि कोई भी कभी एक्सप्रेस रूट से बेसमेंट तक नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि एक महान इन्वेंटर और सबसे सक्सेसफुल इन्वेंटर प्रॉब्लम का पता लगाने और उसका सोल्यूशन निकालने के काबिल होते हैं। वो कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन।
और बस यही हमारी अगली इन्वेंशन को इंस्पायर करता है। 1903 में न्यूयॉर्क की कड़कड़ाती सर्दियों में मेरी एंडरसन एक ट्रॉली कार में होते हुए बर्फ से गीली हो गई थी, और वो इसलिए हुआ क्योंकि ड्राइवर ने विंडशील्ड को मोड़ दिया था, क्योंकि वो बर्फ से ढक जाती थी। जो एंडरसन को लगा वो शायद फनी था। एक आसान सी चीज जो विंडशील्ड को अंदर से साफ रख सकती थी। कोई इसे शायद विंडशील्ड वाइपर कह सकता है। कमाल है ना? लेकिन मैन्युफैक्चरर्स ने मेरी को कहा कि यह आइडिया खतरनाक है क्योंकि ड्राइवर हिप्नोटाइज हो सकता है। और एक फेमस कोट जिससे हमने शो की शुरुआत की थी, जिसका क्रेडिट एडिसन को दिया जाता है, असल में वो एक लेडी द्वारा कहा गया था। हम सभी को अगले 15 साल बर्फ के तूफान में बिना सेफ्टी के ड्राइविंग करते हुए बिताने पड़ते जब तक कि विंडशील्ड वाइपर का फिर से इन्वेंशन नहीं हो गया था, एक पुरुष द्वारा। लेकिन बार बार भीगने पर भी आपके दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तो शायद आप अपनी गलतियों से इंस्पायर हो जाएं। बेटी नेस्मिथ ग्रैहम को पता था उसके जैसी हार्ड वर्किंग सेक्रेटरीज को क्या चाहिए, खासकर वो जो उसकी तरह ही टाइपिंग में बुरी हों। क्या उसके एम्प्लॉयर सपोर्टिव थे? नहीं। ये गलत है बेटी, मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ। यहाँ तक कि जब उसने कंपनी का गलत नाम लिखकर साइन कर दिए थे तो उसे निकाल दिया गया। उससे हुआ क्या है? वो एक औरत है ना? इसे एक झटके के बजाय एक सिग्नल की तरह लेते हुए उसने अपनी इन्वेंशन पर ध्यान लगाया, जो कुछ मेहनत करने वाले टाइपिस्ट्स की जरूरत थी। उसने व्हाइट पेंट को कुछ केमिकल्स के साथ मिक्स करके अपने टीनेज बेटे से उन्हें नेल पॉलिश बॉटल्स में डालने को कहा। बेटी ने अपनी कंपनी का नाम लिक्विड पेपर कंपनी रखा और आइडिया को पेटेंट कराने के लिए अपने सारे के सारे पैसे लगा दिए। 1975 तक लिक्विड पेपर साल की 25 मिलियन बॉटल्स बेच रही थी, यकीन कर सकते हैं? और उनका बेटा बीनी हैट पहना हुआ गिटार गॉड माइक नेस्मिथ था, द मंकीज का। अगर कई बड़ी इन्वेंशंस भी देखने पर ऑब्वियस लगती हैं, तो हमें कभी भी इन्वेंटर्स के किए गए एफर्ट्स, डीप रिसर्च और समझ को कम नहीं समझना चाहिए। जो कोई भी इन्वेंटिव बनना चाहता है उसे याद रखना चाहिए कि सामान पर पहिए लगाने में हमें 1 सदी लग गई। अगर आपको रोजमर्रा के काम करते हुए भी इंस्पिरेशन नहीं आती है, तो शायद वर्ल्ड इवेंट्स आपकी इमेजिनेशन को हवा दें। और इन्वेंट करने के लिए वॉर से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है, मगर इसमें सिर्फ बॉम्ब्स या वॉर मशीन्स नहीं है। वॉर से रिस्ट वॉचेस, सैनिटरी टॉवल्स, जेट इंजन्स, ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन जैसी इन्वेंशंस हुई हैं, साथ ही कुछ और लेफ्ट फील्ड इन्वेंशंस। जेफरी पाइक एक बहुत बड़े इन्वेंटर थे। वो चाहते थे एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना जो किसी भी दूसरे शिप वेसल से ज्यादा बड़ा हो और जो कि बना हो रीइंफोर्स्ड आइस से। सही सुना, एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो बना है बर्फ से। उन्होंने पाया कि अगर आप वुड पल्प को पानी में मिलाकर जमाते हैं तो आप एक नया मटेरियल बना सकते हैं जिसमें कि सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के जैसी। जब रीइंफोर्स्ड आइस का एक टुकड़ा, जिसे पाइक्रीट कहते हैं, उसे विंस्टन चर्चिल के नहाने के दौरान फेंका गया, जब चर्चिल वहीं मौजूद थे, तो हर कोई ये देखकर सरप्राइज था कि वो पिघला नहीं। बढ़िया, पर सैडली जेफरी के लिए किसी काम का नहीं। जब वॉर कब्जे वाले यूरोप में जमीनी हमले की तरफ बढ़ी, तब पाइक्रीट का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर वॉर ने एक अलग रुख अपनाया होता तो हम दुनिया भर में अपनी ताकत दिखाते हुए इन विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स को देख सकते थे, दुनिया भर में घूमते हुए। लेकिन उम्मीद है अपनी इन्वेंशंस के चक्कर में एक और वर्ल्ड वॉर नहीं करनी पड़ेगी। शायद नेचर से एक बार फिर जुड़कर ये ट्रिक काम कर जाए। जॉर्ज डे मेस्ट्रोल अपने डॉग को स्विस माउंटेन्स में वॉक के लिए ले जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जैसे ही वो वापस लौटकर आते तो वो चिपचिपे बर से ढका होता। मेस्ट्रोल को घंटों लग जाते उन्हें छुड़ाते हुए। तभी उन्हें आइडिया आया, ये समझने के लिए कि इन्हें छुड़ाना इतना मुश्किल क्यों है। मेस्ट्रोल ने बर्ड्स को माइक्रोस्कोप में लाकर देखा और समझा कि वो छोटे हुक्स से कवर्ड हैं। बहुत सारी इन्वेंशंस नेचर से इंस्पायर्ड हैं। असल में बायोमिमिक्री नाम की एक पूरी फील्ड है जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस के सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए नेचर को काफी हद तक कॉपी करता है। मेस्ट्रोल की खोज ने उन्हें छोटे हुक से ढके हुए मटेरियल से दूसरे छोटे लूप से कवर्ड मटेरियल को बांधने का आइडिया दिया। जब 1952 में उन्होंने पैटेंट ऑफिस में अपने इन्वेंशन को सबमिट किया, तो जो नाम उन्होंने पसंद किया वो 2 फ्रेंच वर्ड्स को जोड़कर बना था,
वेलूर मतलब वेलवेट एंड क्रोशे मतलब हुक। वेलक्रो, जो हम में से उन लोगों के लिए एक तोहफा है जिनके पास शू लेसेस को बांधने का हुनर नहीं है। अच्छे आइडियाज अक्सर अजीब जगहों से मिलते हैं। बहुत सारे इन्वेंटर्स यही कहते हैं कि ये सब उन्हें एक सपने में आया, जो अजीब है क्योंकि आप सोच सकते हैं कि वो ज्यादा क्रेडिट लेना चाहते हैं। रशिया के डिमिट्री मेंडेलेव ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि एलिमेंट्स का कोई ऑर्डर है, जब मैंने सपने में एक टेबल देखा जहां सभी एलिमेंट्स अपनी जगह पर थे, जिस तरह से होने चाहिए थे। फिर जो पीरियोडिक टेबल बना वो इतना कमाल का था कि जार ने मेंडेलेव को उसकी दूसरी शादी के लिए माफ कर दिया। पूछने पर उनका जवाब था, मेंडेलेव के पास 2 बीवियां हैं, ये सच है, पर मेरे पास एक ही मेंडेलेव है। इंडियाना यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये 2 आपस में जुड़े हुए सांपों का ही सपना था, जिसने जेम्स वॉटसन को यह आइडिया दिया कि डीएनए एक डबल हीलिक्स हो सकता है। साथ ही रोजलिंड फ्रैंकलिन का बहुत ही पेशेंस से और डिलिजेंटली डीएनए की एक्सरे फोटोग्राफ्स लेना भी एक फैक्टर हो सकता है। अगर कोई थे जो अपने काम के दौरान सोते नहीं थे, वो थे थॉमस एडिसन। मॉर्स टेलीग्राफ सिस्टम को सीखने के एक डेकेड के अंदर ही एडिसन ने उसमें इंप्रूवमेंट की, जिससे अब एक ही बारी में कई मैसेजेस भेजे जा सकते थे। इससे उन्हें $2.5 लाख की कमाई हुई, जिसका इस्तेमाल उन्होंने मेनलो पार्क, न्यू जर्सी में एक रिसर्च लैब बनाने में किया। इंडस्ट्रियल स्केल की इन्वेंशन की तरफ उनका पहला कदम। और एडिसन की अगली बड़ी इन्वेंशन थी, सबसे बड़ी। सन 1879 में न्यू ईयर्स ईव पर मेनलो पार्क में पहली बार इसे दिखाया गया। आखिरकार वो जो लेकर आए वो एक फिलामेंट था जो यकीनन किसी सूती धागे से ही बना था, जिसे उन्होंने किसी तरह से एक ग्लास वेसल में पिरोया था, खास तरह की गैस भरी थी और बस वही था एक लाइट बल्ब। इन्वेंटर थॉमस एल्वा एडिसन ने सालों की मेहनत और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद इलेक्ट्रिक लाइट में सुधार किया और रातों रात सिविलाइज्ड दुनिया के घरों और सड़कों की पूरी सूरत बदल दी। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना कि आपकी इंस्पिरेशन कहां से आ सकती है, ये पूरी तरह से बेकार है अगर आप इसे तब नहीं देख सकते जब तक ये अचानक से आपके ख्याल में नहीं आती। कुछ लोग हिस्ट्री में इन्वेंटिव जीनियस माने गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनकी इन्वेंशंस उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी विजन का नतीजा है। हम लियोनार्डो डा विंची को अल्टीमेट जीनियस इन्वेंटर की तरह देख सकते हैं, लेकिन टैंक्स और उड़ने वाली मशीनों के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइडियाज से भरी उनकी नोटबुक्स को तब खोजा गया जब उनके आइडियाज किसी काम के नहीं रहे थे। बढ़िया आइडियाज, गलत समय। एक कमाल के इन्वेंटर को अपनी क्रिएशन में अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए, अब भले ही उसमें खतरा हो, वो अजीब हो या फिर सिर्फ साफ तौर पर बेकार। स्पेंसर फर्गसन सिल्वर एक ऐसी ग्लू बनाना चाह रहे थे जो एयरप्लेन्स के पार्ट्स को जोड़ सके, मगर अफसोस जो बन पाया वो अगर 2 कागज के टुकड़ों को ही जोड़ दे तो गनीमत। लेकिन एक मिनट, उसके दोस्त आर्थर फ्राई को अपनी म्यूजिक बुक को खराब किए बिना उसके पेजेस पर नोट्स को लिखने की जरूरत होती थी, तो फ्राई ने पेपर के आखिर में सिल्वर की इन्वेंशन को लगा दिया और ऐसे जन्म हुआ पोस्ट इट नोट का। अब अगर आप जो चाहते थे वो इन्वेंट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, इस पूरे प्रोसेस से एक नया आइडिया निकला होगा, उसे इस्तेमाल कीजिए। स्टेफनी क्वोलक एक केमिस्ट थी जो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। मेडिकल स्कूल के लिए पैसे बचाने के लिए उन्होंने ड्यूपॉन्ट मेडिकल कंपनी में नौकरी कर ली। पेट्रोलियम की शॉर्टेज को ध्यान में रखते हुए क्वोलक को ऐसा स्ट्रॉन्ग लाइट वेट फाइबर इन्वेंट करना था जिसे स्टील की जगह कार के टायर्स में इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने जो बनाया वो उससे कन्विंस नहीं थी और उस मिक्स को स्पिनिंग मशीन में डालना नहीं चाह रही थी। उन्हें डर था इससे मशीन बंद हो जाएगी। क्वोलक के कॉलीग्स ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो इसे फेंकने के बजाय उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। और ताज्जुब की बात है, ये क्वोलक के डर को दूर करते हुए फाइबर में बदल गया जो स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत, जंग निरोधक और आग से भी बचा हुआ था। क्वोलक ने इन्वेंट किया केवलार। केवलार न सिर्फ टायर्स के लिए कारगर था पर रेसिंग कार टायर्स के लिए भी। जल्द ही ये सस्पेंशन ब्रिजेस पर रोप्स के लिए भी इस्तेमाल होने लगा, समुद्र के नीचे केबल के कवर के लिए, स्पेसक्राफ्ट के पार्ट्स के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बॉडी आर्मर्स के लिए भी। क्वोलक कभी डॉक्टर नहीं बन पाई, पर इन्वेंशन को लेकर उनकी गहरी नजर ने औरों के मुकाबले कहीं ज्यादा जाने बचाई।
कभी कभी आपको अपनी इन्वेंशन की रियल पॉसिबिलिटीज को जानने के लिए उसे लैब से बाहर ले जाने की जरूरत होती है। वर्ल्ड वॉर II के दौरान साउथ ईस्ट एशिया पर जापान के हमले से फ्रेंडली नेशंस को रबर की सप्लाई रुक गई थी। एक ऑल्टरनेटिव को ढूंढना बेहद जरूरी बन गया था। यहाँ एक लेबोरेटरी मैन पेट्रोलियम से रबर बनाने का आसान सा डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसकी रिप्लेसमेंट ढूंढने का काम कनेटिकट में GEC के स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स राइट के पास आया। उनके सिलिकॉन ऑयल के साथ किए एक्सपेरिमेंट ने इसे एक सॉफ्ट गोई मटेरियल में बदल दिया था जो इसे बॉल की तरह रोल करने पर बाउंस करता। एक अच्छी शुरुआत, मगर अनफॉर्चुनेटली अगर इसे छोड़ दिया गया तो ये पिघल जाएगा और इससे भी अजीब अचानक झटका लगने पर टूट जाएगा। टायर्स बनाने के लिए सही नहीं है। उस मटेरियल का कोई साइंटिफिक यूज नहीं मिल सका जिसे जेम्स दोस्तों के साथ पार्टी में मस्ती के लिए घर ले आया। इत्तेफाक से वॉर के बाद एक टॉय मार्केटियर के हाथ इसका सैंपल लग गया। ईस्टर के मौके पर उन्होंने इस मटेरियल को अंडे की शेप वाले कंटेनर में पैक किया और इसे सिली पटी नाम दे दिया। नेशनल टॉय हॉल ऑफ फेम में चेकर्स और रोलर स्केट्स के बीच इसने एक जगह हासिल की। जंग ने टॉय मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत कुछ किया। 1943 में बैटलशिप के इंजन रूम्स में काम कर रहे मिलिट्री इंजीनियर ने अपनी टेबल से टॉर्जन स्प्रिंग को गिराकर लाखों को अजीब सी खुशी दी। पता है कैसे? ढेर में उतरने के बजाय वो टेबल से फर्श पर उतरता चला गया। उसने और उसकी वाइफ ने देखा कि उसके हाथ में एक ग्रेट इन्वेंशन है। उन्होंने लोन लिया और बेचने शुरू किए स्लिंकीज। किसे पता था वॉर से इतनी मजेदार चीज बन जाएगी। क्रिएटिविटी में इतनी सारी इनोवेशंस का होना एक फील्ड के आइडिया को दूसरी फील्ड में इंपोर्ट करना जैसा है। इसलिए हम हेनरी फोर्ड को असेंबली लाइन का इन्वेंटर मानते हैं। फोर्ड एक स्लॉटर हाउस गए जहां उन्होंने देखा कि किस तरह से मीट प्रोड्यूस का काम किया जाता था। उस लाइन को तकनीकी भाषा में डिसअसेंबली लाइन कहते हैं। और हेनरी फोर्ड को रियलाइज हुआ कि कैसे डिसअसेंबली लाइन को उल्टा कर कार्स बनाई जा सकती हैं। ऐसे बहुत से लोग रहे हैं जो परिंदों की तरह आसमान में उड़ना चाहते थे और अपनी जिंदगी को जोखिम में डालने को तैयार थे। वो अपने गोल से पीछे नहीं हटे। उन्हें कामयाबी मिली। वो ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस से वहां पहुंचे। एक इन्वेंटर की असली पहचान यही है जो कि अपने फेलियर से, प्रोटोटाइप से या काम न कर पाने से डेविएट नहीं होता। उनमें एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए और गलतियों से सीखने के लिए। मगर अपने कमाल के आइडिया को बिना किसी प्रॉपर टेस्टिंग के जल्दबाजी में करना बहुत दर्दनाक हो सकता है। मॉम्सबरी के आल्मा से मिलिए, जो 11वीं सदी के एक मंक थे जिनके पास ढेर सारा विश्वास और कुछ बेसिक इंजीनियरिंग स्किल थे। उन्होंने अपने हाथों और पैरों में पंख लगाए और बाउंसबरी मठ के टावर से छलांग लगा दी। कहा जाता है कि उन्होंने 600 फीट से ज्यादा की उड़ान भरी, जिसमें हो सकता है ज्यादातर उस उड़ान का हिस्सा वर्टिकली ऊपर से नीचे जाने का रहा होगा। वो लकी रहे, इस ओल्ड एज में उनकी सिर्फ 2 लातें टूटी और वो बच गए। लगभग उसी समय इस्माइल इब्न हम्माद अल जवाहिरी ईरान के निशापुर में एक मस्जिद की छत से अपना ग्लाइडर लॉन्च कर रहे थे, लेकिन अफसोस वो सीधा जमीन पर गिरे और बच नहीं पाए। फ्रांस राइक्योल्ट, द ऑस्ट्रियन फ्लाइंग टेलर, उड़ान को सेफ बनाना चाहते थे जब उन्होंने एक पहने जाने वाला पैराशूट इन्वेंट किया। 1912 में उन्होंने फ्रेंच अथॉरिटीज को बताया कि वो आईफल टावर से एक डमी के साथ टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऐन मौके पर अनाउंस किया कि वो ये टेस्ट खुद करेंगे। कई बार रोकने के बाद भी वो नहीं रुके और उन्होंने किया, जो अच्छा नहीं गया। ये सिर्फ यही दिखाता है कि कुछ चीजें किसी इन्वेंटर के आसमान छूने से ज्यादा मोटिवेटिंग और खतरनाक हैं। इलॉन मस्क ने स्पेस रॉकेट इन्वेंट नहीं किया, यहां तक कि इसका नाम भी उन्होंने इन्वेंट नहीं किया, लेकिन उनकी स्पेसएक्स फाल्कन रॉकेट अंतरिक्ष में नए मकाम की दौड़ में है। पास्ट के सक्सेस और फेलियर्स दोनों से ही इंस्पायर होकर और साइंस फिक्शन से भी उन्होंने रीयूजेबल लॉन्च रॉकेट्स बनाए, जिनका फायदा ये है कि हम बहुत ही कम लागत के साथ ऑर्बिट तक पहुंच सकते हैं। मैंने किया। लेकिन जबकि इंस्पिरेशन और खून पसीने की मेहनत हर इन्वेंटर की जरूरत हो सकता है, यहाँ हिस्ट्री बताती है कि कभी कभी आपको अपनी तरफ थोड़ी अच्छी किस्मत भी जरूर चाहिए।
ये दावा किया गया है कि एडिसन ने केवल एक ही चीज गलती से इन्वेंट की थी, द फोनोग्राफ। 1877 की गर्मियों की एक रात में वो और उनकी टीम टेलीग्राफी की के क्लिक्स को रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्होंने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नए टेलीफोन में से एक के माउथपीस के पीछे सुई लगा दी। ये साउंड के वाइब्रेशंस को कागज की चलती हुई पेपर स्ट्रिप पर मार्क करता था। तभी एडिसन को एक चीज का एहसास हुआ कि क्या होगा अगर वो माउथपीस में बात करें और फिर उसे बजाएं। असल में इन्वेंटिव लोगों में चीजों को एक अलग नजरिए से देखने की टेंडेंसी होती है। जिस तरह से इसे मैं देखता हूँ, जैसे हर कोई इसे यूज करता है, और आप ऐसे देखते हैं जैसे इस तरह से कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं करता है, भले ये एक ही चीज है। ये बहुत दूर की बात लग रही थी, पर अपने कॉलीग्स के मोटिवेट करने पर उन्होंने इसे आगे बढ़ाया और एक लंबी रात के बाद और बहुत से गुड लक के साथ एडिसन ने ह्यूमन वॉइस की पहली रिप्लेएबल रिकॉर्डिंग को कैद किया, वो भी अपनी खुद की। एडिसन का असली हुनर किसी भी आइडिया की रियल वैल्यू को देखने की काबिलियत था, चाहे वो उनका हो या किसी और का हो। लेकिन ये एक तरह का बैलेंस है जहां एक तरफ आपका क्लियर विजन कि आप क्या इन्वेंट करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप में क्यूरियोसिटी और डिटर्मिनेशन अपने आइडियाज को रियलिटी में लाने के लिए। अगर रिकॉर्डेड साउंड की इन्वेंशन एक वर्ल्ड चेंजिंग एक्सीडेंट है, तो उस इन्वेंशन के बारे में क्या ख्याल है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाई है और अब भी बचा रहा है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आलसी थे, खासकर जब सफाई की बात आती थी। तो इसमें कोई नई बात नहीं थी कि जब वो 1928 में एक दिन छुट्टियों से वापस आए और उन्हें बैक्टीरिया से भरी पीट्री डिशेस का एक गुच्छा मिला जिसमें मोल्ड भरा हुआ था। और सरप्राइजिंग बात ये थी कि मोल्ड ने बैक्टीरिया को मार दिया था। और फ्लेमिंग की डिशेस को साफ न करने की इच्छा ने उन्हें पहली एंटीबायोटिक बनाने का रास्ता दिखाया। फिजिशियन अब पेनिसिलिन को इस्तेमाल में ला सकते हैं। और ये वर्ल्ड वॉर 2 में हजारों घायल सैनिकों और सिविलियंस की जान बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंचा। इन्वेंटिंग के इस खेल में बने रहना फायदेमंद होता है। आप नहीं जानते कि कब किस्मत मेहरबान हो जाए। 1980 की एक शाम को नासा के इंजीनियर लॉनी जॉनसन एक नए रेफ्रिजरेशन सिस्टम के आइडिया पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने अपने बाथरूम सिंक में एक नोजल लगा दिया। जब गलती से उस नोजल में से पानी की एक धार निकली तो उन्हें एक आइडिया आया। जब हम क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं तो जो चीज इससे जुड़ी हुई है वो खास बात है नए आइडियाज को लेकर खुलापन। इसके बाद जॉनसन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए नेब्रास्का चले गए, लेकिन उनकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी अभी भी उनके दिमाग में थी। तो दिन में वो पहले B-2 स्टेल्थ बॉम्बर पर काम करते और रात में उन्होंने प्लास्टिक के टुकड़ों को तराशा जिससे उन्होंने बनाया द सुपर सोकर। इस इन्वेंशन ने तो दुनिया में तहलका मचा दिया और तब से ये धूम ही मचा रहा है। कई बार इन्वेंट करते समय किस्मत चाहे साथ ना दे, लेकिन सफलता जरूर मिल सकती है। सारा खेल टाइमिंग का है। लिडिया एस्टेस पिंकम का वेजिटेबल कंपाउंड कोई यूनिक इन्वेंशन नहीं था। उनका टॉनिक शायद 19वीं सदी के यूएसए में मौजूद हजारों और टॉनिक्स से अलग नहीं था, मगर इसे कई लोगों ने रेकमेंड किया, लेकिन यूएस टेम्परेंस मूवमेंट के मेंबर्स ने नहीं। मगर वो ये जानकर हैरान रह गए कि वो 18% प्रूफ अल्कोहलिक ड्रिंक बना रहे हैं, ज्यादातर वाइन से स्ट्रॉन्ग। एक मेडिसिन की तरह पिंकम के वेजिटेबल कंपाउंड को 1920 प्रोहिबिशन लॉज से छूट दी गई और ड्राई डेकेड के आखिर तक कंपनी हर साल $50 मिलियन तक का बिजनेस कर रही थी। क्या बात है। चीयर्स। इसलिए अगर लक आपकी तरफ है और असलियत में आप एक ग्रेट रियल इन्वेंशन पर काम कर रहे हैं, तो अब पीछे हटने और आराम करने का समय नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि किसी और के पास भी यही सेम आइडिया हो और तो और वो आपके आइडिया को चुराने का प्लान बना रहे हो। तो अगर आप नेचर से इंस्पायर्ड हैं या एक्सप्लोजन से आपकी जान बची है, फिर आप लगातार कोशिश करते रहने के इफेक्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारे पुराने दोस्त थॉमस एडिसन इसमें एक्सपर्ट थे। अपने लाइफ टाइम में एडिसन ने 1093 पेटेंट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अपनी डेथ के बाद सालों तक उस रिकॉर्ड को बनाए रखा। ऐसे कुछ आइडियाज हैं जो काम नहीं कर पाए और उन्हें फेलियर्स की तरह देखा जाता है, पर एडिसन ने कभी भी अपनी गलतियों को फेलियर्स की तरह नहीं देखा था।
उन्होंने हमेशा उन चीजों से ज्यादा सीखा जो अच्छी नहीं हुई थी, बजाय उनसे जो अच्छी हुई थी। और उनमें से एक कॉन्सेप्ट था कंक्रीट से घर बनाने का। इसके काम न करने का कारण था कि लोगों को कंक्रीट के घरों में नहीं रहना था। कंक्रीट का घर बनाने के लिए मोल्ड की जरूरत होती, जो बहुत ही महंगा था, और इन सब में आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता। एडिसन ने अपनी गलतियों से सीखा और सक्सेसफुल हुए, लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई आपके साथ आखिर तक रहे और सारा क्रेडिट ले जाए, तो ये तो गलत होगा। एक्स-रे की डिस्कवरी और उसे इस्तेमाल करने का क्रेडिट विल्हेम रोंटगन को जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे नोटिस करने वाले वो पहले शख्स थे। नवंबर 1895 में जिस दिन रोंटगन ने ये अचीव किया, उस दिन वो जर्मन फिजिसिस्ट फिलिप लेनार्ड के मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। रोंटगन ने देखा कि लेनार्ड की रेज कुछ अलग तरह से बिहेव करती हैं। वो फ्लैश से पास हो जाती पर बोन में अब्सॉर्ब हो जाती। लेनार्ड ने भी इन रेज को नोटिस किया था, पर उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वे कुछ खास थी, मगर वो थी। रोंटगन रातों रात स्टार बन गए और मेडिकल साइंस को बेहद ही खास तोहफा मिल गया। ये लेनार्ड के लिए बहुत ही बड़ा झटका था, जिन्होंने तब अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि वो उन्हें फादर ऑफ एक्सरेज कहें, लेकिन कोई फायदा नहीं। रोंटगन को आज तक इस इन्वेंशन का क्रेडिट दिया जाता है और वो नोबेल प्राइज भी जीते। लेनार्ड भले ही स्मार्ट प्ले से चूक गए, लेकिन बाकी इन्वेंटर्स ने तो सीधा चीट किया। सीजे वॉकर के बाल झड़ने की वजह से वो एक अफ्रीकन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर एनी टर्नबम मलोन के पास गईं, जिनका हेयर केयर ट्रीटमेंट इतना अच्छा साबित हुआ कि सीजे ने न सिर्फ इसे खुद इस्तेमाल किया, बल्कि मलोन की वंडरफुल हेयर ग्रोअर की लीडिंग सेल्स एजेंट बन गई। और अगले ही साल सीजे ने अनाउंस किया कि उसने एक सपना देखा था, जिसमें उसे हेयर लॉस से निपटने के लिए एक नया ट्रीटमेंट दिया गया। उसने दावा किया कि इसमें अफ्रीका के एक्सोटिक इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, लेकिन सच तो यह था कि इसमें ज्यादातर वही सेम इंग्रेडिएंट्स थे जो मलोन के वंडरफुल हेयर ग्रोअर में थे। ये वाला अलग था। ये मैडम वॉकर्स वंडरफुल हेयर ग्रोअर था। ये एक बड़ा सक्सेस बन गया, जबकि उसका पिछला बॉस पहला शख्स बना जिसने कंज्यूमर्स को वार्न किया कि इसकी नकल से बचकर रहें। कभी कभी ये किसी और के आइडिया को चुराने जितना आसान नहीं होता। अगर और किसी का आइडिया भी आपके जैसा ही हो तो क्या होगा, वो भी एक ही समय पर। कंपटीशन जरूरी है, क्योंकि कुछ नया, कुछ ऐसा करना जो पहले किसी ने भी ना किया हो, जो कि आसान नहीं है। और कुछ नया करने पर लोग हमेशा आपको गलत बताते हैं, जो वाकई बहुत मुश्किल है। इसलिए कुछ भी नया करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से जरूर चाहिए। कभी कभी ये सब कुछ गड़बड़ा जाता है जब ये डिसाइड करने की बात आती है कि उन चीजों को इन्वेंट किसने किया जो पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन ले आए। तो टीवी किसने बनाया? इसका जवाब आसान है। ऑब्वियसली ये जर्मन पॉल निप्को है, जिन्होंने 1884 में टेलीविजन के लिए पहला पेटेंट किया था। अगर आप ब्रिटिश हैं तो जॉन लोगी बेड ने 1926 में टीवी को इन्वेंट किया था, जब उन्हें एहसास हुआ कि पिक्चर ट्रांसमिशन सिर्फ 2 निप्को इमेजेस के स्कैनिंग डिवाइसेस को एक ही स्पीड पर घुमाकर काम करता है। लेकिन फिर शायद ऑस्ट्रेलियंस इस बात को ना माने। वो कहेंगे कि हेनरी सटन का 1885 का डिवाइस ऐसा पहला डिवाइस था जो लाइट को रिसीव करता था और आगे भेजता था। लेकिन अगर ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक टीवी है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, तब 1927 में फाइलो फार्न्सवर्थ हैं, जिनके बारे में आप जानेंगे। फाइलो फार्न्सवर्थ, जो बस 21 साल के थे और अपनी केमिस्ट्री क्लास में थे, जब उनके मन में एक कॉन्सेप्ट का आइडिया आया मूविंग इमेज को लेकर उसे रेडियो वेव में कन्वर्ट करने का और उसी को उल्टा करने का टीवी के रिसीविंग एंड में। और यही बेसिकली था उनका इलेक्ट्रॉनिक टीवी का पहला प्रोटोटाइप बनाने का तरीका। एक बहुत मामूली से इंसान फाइलो तब तक इस बात को नहीं माने कि उनका इन्वेंशन एक अच्छी बात है, जब तक कि उन्होंने और 650 मिलियन और लोगों ने एक साथ नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर चलते हुए नहीं देखा। ये इंसान के लिए एक छोटा कदम है, पर मैनकाइंड के लिए एक बड़ी छलांग है। कभी कभी कोई इन्वेंशन एक सोचा समझा बदला हो सकता है, एंड इट शुड बी सर्व्ड कोल्ड। मिल्क पास्चराइजेशन के इन्वेंटर लुई पास्चर को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात से आया कि फ्रांस 1871 में फ्रांको प्रशन वॉर हार गया था। वो इतने कट्टर थे कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके द्वारा पब्लिश हर साइंटिफिक पेपर में ये स्टेटमेंट हो, प्रशा के लिए नफरत, बदला बदला। लेकिन पास्चर इससे बढ़कर वॉर करने को तैयार था। 1840 में जर्मन ब्रूअर्स ने यीस्ट की खेती की थी,
जिससे लाइट बियर बनती थी जो बहुत बढ़िया रहती थी। उन्होंने इसे लागर कहा। जर्मन में इसका मतलब है स्टोरेज। पास्टर ने सीक्रेट को क्रैक किया और इसमें बदलाव करते हुए अपना खुद का बियर ऑफ रिवेंज बना डाला। पास्टर ने इसका प्रोडक्शन प्रोसेस हर किसी के साथ साझा किया, बशर्ते वो जर्मन ना हो। डेनमार्क की कार्लसबर्ग ब्रूअरी आज भी अपनी सक्सेस का क्रेडिट पास्टर को ही देती है। असल में खुद को लागर के साथ ना जोड़ने के बावजूद पास्टर ने अपने नए और बेहतर इन्वेंशन पर पूरी तरह से अपना दावा करके उसकी सक्सेस को अपना बना लिया। आइडिया वो होता है जो जिंदगी बदल दे। हैरी लमा एक फेमस ब्यूटीफुल मूवी एक्ट्रेस थी जिन्होंने 7 साल पहले विक्टर की सैमसन में डिलाइला का किरदार निभाया था और एक साथ ही एक फ्रीक्वेंसी हॉपिंग डिवाइस के लिए यूएस पैटेंट 22,92,387 को जॉइंटली इन्वेंट किया था, जिसका काम वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रेडियो गाइडेड टॉर्पीडोज को जैम हो जाने से बचाने का था। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी भी लगभग हर मोबाइल डिवाइस में मौजूद है। इसीलिए हैरी का शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने हम सबको जुड़े रहने में इतनी मदद की। ये हुई दुनिया बदलने वाली इन्वेंशन। लमा को उसके वॉर टाइम इन्वेंशन के लिए 40 सालों से भी ज्यादा समय तक पहचान नहीं मिली, शायद इस वजह से कि वो असल में ऑस्ट्रियन थी। मगर असली बात तो ये है कि वो एक औरत थी। हिस्ट्री बताती है कि ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके साइंस और टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूशन को वो क्रेडिट नहीं मिलता जिसकी वो हकदार हैं। 19वीं सदी के मिड में मैकेनिकल कंप्यूटर के इन्वेंशन का क्रेडिट आमतौर पर चार्ल्स बैबेज को दिया जाता है, लेकिन वो एडा लवलेस थी, लॉर्ड बायरन की बेटी, जिसने ऐसा कुछ किया था। वो तब सिर्फ 17 साल की थी जब उन्होंने बैबेज के साथ एनालिटिकल इंजन पर काम किया था, और ये एडा थी जिसने एक्सप्लिसिट फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए इस इंजन का यूज करने का ये मेथड बताया, पहला कंप्यूटर प्रोग्राम। मगर जब बैबेज को क्रेडिट मिला तो एडा की हेल्थ खराब हो रही थी। 27 नवंबर 1852 को सिर्फ 36 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। अफसोस एडा को कभी पता नहीं चल पाएगा कि जिस काम को उन्होंने लीड किया वो मॉडर्न वर्ल्ड के हर पहलू को कैसे शेप दे रहा है। अब जानते हैं कि कैसे वो पहचान मिले जिसके आप हकदार हैं। महान जीनियस आइजैक न्यूटन अपने ही अलग मूड में थे जब उन्होंने कहा, If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. न्यूटन इन्वेंशन की दुनिया से खास तरह से जुड़ी चीज को डिस्क्राइब कर रहे थे। हम शायद ही कभी उन लोगों की इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स और इंजीन्यूइटी पर ऐसी हिस्ट्री बना पाते जो पहले जा चुके हैं। अब आप ये बताइए कि आप उन ग्रेट्स में से कैसे बनेंगे जो अपने जीनियस इन्वेंशन के लिए हमेशा ग्लोरीफाई होते रहे, या कम से कम उन्हें वो रिकॉग्निशन मिले जिसके वो हकदार हैं। बीते वक्त में आपको शायद बड़े नामों से नवाजा गया हो, यहाँ तक कि किसी किंग से रिवॉर्ड भी मिला हो जो ये दिखाना चाहते हो कि वो कितने प्रोग्रेसिव हैं। जब इंग्लैंड के जॉर्ज III लाइटनिंग रॉड्स और इंडिपेंडेंस पर होने वाले ट्रांस अटलांटिक डिस्प्यूट्स में शामिल नहीं होते थे तो वो साइंटिस्ट्स पर पैसा खर्च करने वाले बहुत ही शौकीन इंसान होते थे, जैसे विलियम हर्शल की तरह, जिन्होंने दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी दूरबीन बनाई। 19वीं सदी में फ्रांस के एम्परर को कुछ मॉडरेट कंसर्न्स थे। लुई नेपोलियन III ने इन्वेंटर्स से कम प्रॉस्पेरस क्लासेस के लिए बटर का सब्स्टिट्यूट बनाने का एक बेहतरीन कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। सिर्फ एक एंट्रेंट हिप्पोलिट मेजमूरिये के पास इसे जीतने का अच्छा मौका था, जबकि उनकी रेसिपी काफी अजीब थी। उन्होंने बीफ, पानी और मिंस्ड शीप स्टमक, चॉप्ड एनिमल अडर, सोडियम बाइकार्बोनेट और कुछ दूध के साथ मिलाया। यम्मी। उनकी ओलिव मार्जरीन, जो बाद में मार्जरीन के नाम से जानी गई, उसने कंपटीशन जीता। फ्रेंच इसे खरीद नहीं रहे थे, लेकिन इसने ब्रिटिश बाजार में बहुत अच्छा किया। अगर आपके पास रॉयल फ्लेवर और मरे हुए जानवर नहीं पहुंचे हैं तो शायद पेटेंट ऑफिस आपको हिस्ट्री में एक जगह जरूर दिलवा देगा। हो सकता है आपको अपने अलावा वहां और भी लोग मिल जाए। यूएसए में 1965 तक पेटेंट एप्लीकेशंस हर साल 100,000 तक पहुंच गए थे। 1996 तक ये अब 200,000 से ज्यादा हो गए थे। 2010 तक मोर देन 500,000, और ये बढ़ता ही जा रहा है। शायद अपने इन्वेंशन को पेटेंट न कराना भीड़ से अलग दिखने का बेहतर तरीका है। जुडा फोकमैन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्टर थे और एक कैंसर रिसर्चर, लेकिन पहले उन्होंने सर्जन बनने से शुरुआत की। वो 20 साल की उम्र में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल गए। मेडिकल स्कूल में अपने सेकेंड ईयर के बाद वो रिसर्च करने के लिए 1 साल की छुट्टी लेते हैं, जो कि अमूमन नॉर्मल होता है।
तो अपनी छुट्टी के ही साल में वो पेसमेकर इन्वेंट करते हैं और पहला कमर्शियली अवेलेबल पेसमेकर 3M अपने डिजाइन के बेस पर लॉन्च करता है, जिसको डॉक्टर फॉकमैन ने पेटेंट नहीं कराया क्योंकि उनका मानना था कि पब्लिक हेल्थ में इस कंट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिल कितना बड़ा है। आज के जमाने में आप एक जीनियस हो सकते हैं जिनके इन्वेंशंस ने हम सभी के जीने और काम करने के तरीके को आसान कर दिया है, और फिर भी ज्यादातर लोग आपके बारे में नहीं जानते। जैसे कंप्यूटर के इस ग्रेट पायनियर की तरह। नहीं, ये भी नहीं। हम बात कर रहे हैं डग एंगलबर्ट की। और मैं ज्यादातर इसी मीडियम के जरिए आपके पास आऊंगा। स्टैनफोर्ड में बेस्ड एंगलबर्ट की टीम ने किसी भी साइंटिस्ट की तरह LSD और ग्रेटफुल डेड से इंस्पिरेशन ली थी। 9 दिसंबर 1968 को, जिसे द मदर ऑफ ऑल डेमोस के नाम से जाना गया, उनकी टीम ने पहली पूरी तरह से इंटीग्रेटेड कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन दिया, जिसमें कोलैबोरेटिव एडिटिंग, एक डेस्कटॉप, रिसाइजेबल विंडोज के साथ हाइपरटेक्स्ट, ग्राफिक्स, और फाइनल सरप्राइज के तौर पर एक नया इनपुट डिवाइस भी शामिल था, जिसे मजाक में माउस कहा गया। सब एक ही दोपहर में 1968 में। मेरे ख्याल से कंटेम्परेरी इन्वेंटर्स के बारे में आज जो इंस्पायरिंग बात है वो ये है कि उनके आइडियाज इतने रैडिकल होते हैं कि सोचना मुश्किल होता है कि क्या ये वाकई सच भी हो सकते हैं। एंगलबर्ट को अपनी अचीवमेंट्स के लिए रिकॉग्निशन मिलने में कई दशक लग गए, लेकिन 2013 में उनकी डेथ से पहले कम से कम वो उस दुनिया को देख सकते थे जिसका सपना उन्होंने 45 साल पहले देखा था और जिसे बनाने में मदद की थी। लेकिन अगर हमें अपने लाइफ टाइम में कुछ पहचान मिलती भी है तो ये बिल्कुल वैसी नहीं हो सकती जैसी हम उम्मीद कर रहे थे। टॉय इन्वेंटर्स के लिए खास तौर से काफी मुश्किल होती है। लोग अपने बच्चों को प्यार करते हैं और उन्हें कोई नुकसान पहुंचे ऐसा वो देख नहीं सकते। आप एक खतरनाक खिलौना बनाएं और आपको गलत कारणों से पहचाना जा सकता है, याद रखिएगा। और कुछ चौंकाने वाले हुए भी हैं। 1950 गिलबर्ट U-238 एटॉमिक एनर्जी लेबोरेटरी बच्चों के लिए एक केमिस्ट्री सेट था जिसमें रियल रेडियो एक्टिव मटेरियल्स थे और एक मददगार कॉमिक बुक बताती थी कि एटम को आप कैसे अलग कर सकते हैं। ये नहीं बिकी, जो शायद कुछ ज्यादा ही अच्छी बात हुई। और आइए 1940 के ऑस्टिन मैजिक पिस्टल को ना भूलें, जिसे पिंग पोंग बॉल्स को फायर करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसमें कैल्शियम कार्बाइड एक्सप्लोजिव था। मैजिक पिस्टल इतनी खतरनाक साबित हुई कि कुछ अमेरिकन स्टेट्स ने इसे एक्चुअल फायरआर्म की कैटेगरी में रखा। अब हर कोई अपने डेडली इन्वेंशन से अपना नाम अलग नहीं कर पाता और हॉल ऑफ फेम आसानी से हॉल ऑफ शेम बन सकता है, याद रखिएगा। आइए सबसे पहले उस बेहद खराब शख्स को रास्ते से हटाएं। जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर पहले न्यूक्लियर वेपन के रिसर्च और डिजाइन के लिए बनी लॉस एलमोस लेबोरेटरी के डायरेक्टर थे। इससे उन्हें बदकिस्मत फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब का टाइटल मिला। ओपेनहाइमर और भी ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल थे। इसलिए जब ओपेनहाइमर ने ट्रिनिटी टेस्ट देखा, जो न्यूक्लियर वेपन का पहला विस्फोट था, तो उन्होंने कहा, मैं दुनिया का विनाशक मौत बन गया हूँ। वो महान हिंदू ग्रंथ भगवत गीता का भी हवाला दे रहे हैं। इन्वेंशन से दुनिया बदल जाती है। इन्वेंटर्स को सही और गलत की परख होनी चाहिए क्योंकि उनके इन्वेंशंस के नतीजे हिस्ट्री में हमेशा गूंजते हैं। ओपेनहाइमर की बदकिस्मती, वो हिस्ट्री में उस चीज के इन्वेंशन के रूप में दर्ज हो गया है जिसके लिए हम में से बहुत से लोग नहीं होना चाहेंगे, लेकिन कम से कम इसे ओपेनहाइमर बम नहीं कहते। बेचारे ओल्ड जोसेफ गिलोटिन को आज तक याद किया जाता है। पता है क्यों? यही तो है, द गिलोटिन। सिवाय इसके कि गिलोटिन ने इसे इन्वेंट नहीं किया, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि अगर एग्जीक्यूशन होना ही है तो इसे जितना पॉसिबल हो उतना क्विक और पेनलेस बनाया जाए। शुरुआत में इस मशीन को इसके एक्चुअल इन्वेंटर्स ने लुईजेट नाम दिया, जो इन्हीं में से एक इन्वेंटर आंटवान लुई के नाम पर था, लेकिन यह नाम टिका नहीं। हर किसी के दिमाग में जो बात घर कर गई वो थी डिवाइस के साथ गलत तरीके से जुड़े गिलोटिन के बारे में लिखा गया एक कॉमिक सॉन्ग। एक सॉन्ग की वजह से मैन और मशीन को अब कोई अलग नहीं कर सकता, और आज उन्हें फ्रांस में पहला वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए याद नहीं किया जाता है, बल्कि मौत देने वाली ऐसी मशीन के लिए याद किया जाता है जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं था। फ्रांस में गिलोटिन से आखिरी बार फांसी 10 सितंबर 1977 को दी गई थी। इतनी जल्दी हार न मानो। हर इन्वेंटर लाइफ के नुकसान से नहीं जुड़ा होता है। एक मौका है, छोटा सा ही सही,
जो शायद हमेशा के लिए हमें फेमस कर दे। यहाँ एक ऐसा शख्स है जिसका फेम इस दुनिया में ऐसे कायम है जैसे एक रबर टायर की पकड़ किसी रोड पर। जी हाँ, ये हैं मिस्टर चार्ल्स गुडियर। चार्ल्स गुडियर ने एक इन्वेंटर बनने के लिए अपने परिवार को गरीबी में धकेल दिया। वो एक तरीका ढूंढ रहे थे कि रबर को हार्ड कैसे किया जाए, क्योंकि जब किसी पौधे से रबर निकलता है तो वो काफी चिपचिपा होता है। तो जरूरत ये थी कि हार्ड कैसे किया जाए इसे, और किसी तरीके से इस शख्स ने कर लिया। गुडियर रबर और सल्फर के मिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जब गलती से वो मिक्स कुछ स्टोव पर गिर गया, जहां ये एक हार्ड रबर में बदल गया। इस प्रोसेस को अब हम वल्कनाइजेशन कहते हैं, और बाकी बहुत ही प्रॉफिटेबल हिस्ट्री है। ऐसा नहीं है, गुडियर को मैन्युफैक्चरिंग और लीगल ट्रबल्स का सामना करना पड़ा और आखिर में उसने अपने सभी पेटेंट राइट्स खो दिए। उनका इतनी बड़ी टायर कंपनी से कोई लेना देना भी नहीं है, तो बेचारे चार्ल्स गुडियर ने ये ढूंढ निकाला कि रबर को कैसे हार्ड किया जाता है, पर ये दिखाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन कम से कम उनका नाम और उनकी ग्रेट इन्वेंशन पावरफुल गुडियर टायर कंपनी में जिंदा है, जो बनी 1898 में। उनके साथ फिर भी वैसा नहीं होने वाला था। थॉमस एडिसन जितने शानदार बिजनेसमैन थे, उतने ही बढ़िया इन्वेंटर भी। शायद एडिसन की सबसे बड़ी अचीवमेंट इन्वेंशन का मास प्रोडक्शन था, जिसमें उन्होंने दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी को एस्टैब्लिश किया मेनलो पार्क, न्यू जर्सी में। वो एक क्वेश्चनर लेकर आए और उस क्वेश्चनर में ऐसी चीजें थीं जैसे ओपरा, कल्चर और वो चीजें जो साइंस और टेक्निकल से जुड़ी नहीं थी। तो साफ तौर पर वो ऐसे लोगों को काम पर रखना चाहते थे जिनका सोच का दायरा काफी ज्यादा खुला हो। टेक्नोलॉजिकल हब के लिए सही लोगों को चुनना उनके लिए जरूरी था। मेनलो पार्क में उन्होंने सुपर इन्वेंटिव लोगों से भरा एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैंपस बनाया था और फिर उनके काम से प्रॉफिट बनाया। ये इंडस्ट्रियल स्केल पर डेवलपमेंट और इन्वेंशन का एक सिस्टम है जो अब लगभग सभी बड़ी कंपनियों में आम है। तो एडिसन को कितना क्रेडिट मिलना चाहिए इसका? मैं पर्सनली फील करती हूँ कि वो पहले से ही हुई इन्वेंशंस और डेवलपमेंट्स के बाद के आइडियाज पर सोचने में ब्रिलियंट रहे होंगे और वो उन्हें अगले लेवल पर ले गए होंगे। मेरे लिए ये एक ब्रिलियंट इंजीनियर और इन्वेंटर की निशानी है। कल की दुनिया बनाते हुए एक ब्रांड को बनाना यकीनन उनका सबसे असर डालने वाला इन्वेंशन था। जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, ये नई पॉसिबिलिटीज को खोलती है जिन पर हमें सोचना चाहिए, जैसा कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ जाते हैं। और आज के वक्त में इन्वेंटर्स का गलत और सही को लेकर समझ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो अक्सर बहुत लंबे समय तक अपनी टेक्नोलॉजी से जुड़े रहते हैं। जब 1931 में 84 साल की उम्र में एडिसन की डेथ हुई तो दुनिया भर की कम्युनिटीज ने रोशनी को कम करके एक जीनियस इन्वेंटर को ट्रिब्यूट दिया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि लाइट बल्ब इन्वेंटिव इंस्पिरेशन का यूनिवर्सल सिंबल बन गया, द लाइट बल्ब मोमेंट। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले, किसी अच्छे आइडिया की तलाश में बहुत ज्यादा वक्त ना लगाएं, एक झपकी ले लें, हो सकता है कोई आपको ही ढूंढ ले। दूसरा, अगर आइडिया थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं तो आप किसी और का आइडिया उधार ले सकते हैं, बताना मत। लुई पास्टर से दुश्मनी नहीं है। अपना खुद का गिनी पिग बनने से पहले 2 बार सोच लें। और याद रखें, बच्चे प्लूटोनियम के बजाय सेलीपटी पसंद करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी, अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है ना, तो उसको एक नाम दें, क्लेम करें और किसी और के ऐसा करने से पहले उससे अच्छे खासे पैसे बना लें।